तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने IOCL जूनियर ऑपरेटर के लिए कंटिन्यू आप लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई कंटिन्यू वीडियो बनाइए, ठीक है। तो मैं मैथ की वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जनरल साइंस की आपको पता ही है कि जो जनरल साइंस है ना, मतलब ऐसी पूछता है कि बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। वो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो मैंने MCQ ये टेस्ट सीरीज मैंने 4 वीडियो में पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस फंस जाते हैं, ठीक है। इन केस जनरल साइंस, जैसे जनरल साइंस पूछ रहा है तो भाई साइंस में तो फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री आती है एंड बायोलॉजी भी आती है। बट बायोलॉजी के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री इंक्लूड होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। 4 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल तक परसों तक आपको चारों वीडियो मिल जाएंगी। ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है, ठीक है। आराम से देखना। और हाँ, एक और चीज़ भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरे से कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई ये जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का 5 अप्रैल का पेपर है, ठीक है, शिफ्ट एंड टाइमिंग भी आप लोग बताइएगा। फिर उसी हिसाब से हम लोग पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे जैसे आपका पेपर हो जाएगा। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। तो ये वीडियो में और अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई और लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा वीडियोस आपको दे दूं। तब तक ये वीडियो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए MCQ लेकर आया हूं मैं, ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। IOCL जूनियर ऑपरेटर के लिए 5 अप्रैल को पेपर है आपका, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, ओके। और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। तो भाई ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चंस ना मिले तो बता देना मेरे को, ठीक है। और मैं इस वीडियो में लगभग आपके 80 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। जितने मिनट की भी ये वीडियो होगी, बहुत शॉर्ट मैं वीडियो करूँगा। और अगर वीडियो अगर छोटी हुई तो मैं थोड़ी सी लंबी बढ़ा दूंगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चंस कर दूंगा और बहुत ही शॉर्ट है और आपका क्विक रिविजन हो जाए, क्विक रिविजन, ठीक है। तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन, तो अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हो यार, मोटिवेशन नहीं मिलता है, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाती हैं। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, भाई मैं क्या करूँ? वीडियोस यूट्यूब आगे भेजता ही नहीं है, रिकमेंडेड ही नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना भाई। देखो इसमें थोड़ा पेन काम नहीं करेगा क्योंकि ये PDF उसमें थी, लॉक थी, है ना। अब अगर तो संख्या का मान होता है, तो अब अगर तो संख्या का मान क्या होता है, जैसे बी ऑप्शन पे जाएंगे, मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ठीक है। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। और जो प्रकाश वर्ष है वो भी दूरी का ही मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष मोस्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश वर्ष जो है ये एनपीसीएल नरोरा में भी आया था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का। अब 4 पे चलते हैं। 1 लीटर कितना गैलेन के बराबर होता है? तो 1 लीटर कितना गैलेन के बराबर होता है? 0.2642, 0.2642, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन पे, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। और 10 की पावर देखो, पांचवें का ऑप्शन तो बी सही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ए ऑप्शन पे जाएंगे तो पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -12 को पिकोमीटर कहते हैं, ठीक है। 10 की घात -10 को एंगस्ट्रॉम और 10 की घात -18 को फर्मी से ऊपर कौन सा होता है भाई? शायद पार्सेक होगा, मुझे नहीं पता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर गलती होती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम अगर पूछे तो एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 होता है, ठीक है। और नैनोमीटर होता है 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे? तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे?
आपके जॉन नेपियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, क्वांटम सिद्धांत के मैक्स प्लांक, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडल की आर्द्रता को देखो, हम लोगों को ना भाई इसमें कंफ्यूजन होता है, किसमें, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन और मेगाफोन। तो इसमें आर्द्रता यानी जो वायु की नमी होती है ना वायुमंडल में, आर्द्रता मापने की इकाई होती है हाइग्रोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है, हाइड्रोमीटर ए ऑप्शन आपेक्षिक घनत्व को मापता है, ठीक है। तो किस पे जाना है आपका, 8वें का आंसर सही है हाइग्रोमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यार ये क्या हो रहा है, एक तो एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम अभी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -8 मीटर, 10 की घात -10 सेंटीमीटर और 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका 10। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए डी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट चेंज कर दी गई हैं, लेकिन आपको 10 की घात -10 मीटर ही लगाना है, ठीक है गाइज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अभी मैंने बताया था पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर, या सूर्य से उसकी दूरी पर। तो किस पर निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर, ठीक है। पृथ्वी का कक्षीय वेग। घड़ी भरी चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो घड़ी भरी चाबी में जहां पर भी ये क्वेश्चन आ जाए स्थितिज ऊर्जा लगा दो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। देखो गाइज इसका एक फॉर्मूला होता है, पी के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2m, p² / 2m, यानी p क्या है यहाँ पर, p संवेग है, ठीक है। और 2m यानी 2 इंटू मास, ठीक है, द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बट्टे 2 गुणा द्रव्यमान, ठीक है। ये मैंने हिंदी में बता दिया। बाकी p बराबर के बराबर p² / 2m, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है। तो यदि किसी पिंड के संवेग में 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा यार, उससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग आप लोगों को पता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, आप लोगों को पता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो पाती, तो किस माध्यम में, हवा में, किसमें, एयर में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां। यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, लाइक तो कर दिया करो यार, इतनी सारी मैं इन्फॉर्मेशंस देता हूँ आप लोगों को, कितनी कहाँ से निकाल के, लेकिन आप लोग हैं कि लाइक ही नहीं करते हो यार। वीडियो को करो जल्दी, उसमें पैसा थोड़ी जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है भाई, प्रत्यास्थ गुणांक, क्या, प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी किस चीज पर आधारित है भाई, पनडुब्बी किस चीज पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। किस पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और अगर कहीं पर भी आपको लिफ्ट की चीज पूछ ले, जैसे कोई लिफ्ट जा रही है ऊपर तो वो पास्कल के नियम पर, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जैसे कि आप लोगों को बताया कि अगर कोई वस्तु चल रही, कोई वस्तु रखी है, अगर उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वो उस अवस्था में रहेगी, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और इससे बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा होता है, नहीं।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, ठीक है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। देखो गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं मैं जो करवा रहा हूँ एक्चुअली, मैं ये सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ता हूँ, नहीं साइंस, नहीं मैथ, नहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि मेरा जो यूपीएससी का सब्जेक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत माइनर के हिसाब से आती हैं, ठीक है, तो हमें जीएस पे फोकस करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मिस्टेक होती है तो आप ज़रूर बताइएगा। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। देखो, तरंग जो अपश्रव्य जो तरंग होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, श्रव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती, सॉरी, श्रव्य तरंगें होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और अपश्रव्य तरंगें होती हैं 20 हर्ट्ज से कम, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। और पराश्रव्य तरंग होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, यानी श्रव्य तरंगें आप लोगों की हो जाएंगी ए ऑप्शन, और पराश्रव्य तरंगें बी ऑप्शन, और अपश्रव्य जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है 19वां, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो इसका मान होगा कितना, आधा हो जाएगा, और ये किस फॉर्मूले से होता है, v बराबर एन इंटू लेमडा, ठीक है, इससे होता है v बराबर एन इंटू लेमडा, क्योंकि दोनों ही समानुपाती हैं, ठीक है, तो आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई टू, क्या, एफ बराबर आर बाई टू फॉर्मूला होता है, एफ बराबर आर बाई टू। तो इसमें कितनी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। बहुत सारे लोग उसमें दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी नहीं, आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी पूछा एफ बराबर आर बाई टू, यानी एफ बराबर आर बाई टू से निकालेंगे तो वो वक्रता त्रिज्या आधी होगी। मान लीजिए कोई फोकस दूरी है 10, अगर फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है, और अगर वक्रता त्रिज्या पूछिए तो वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग किस चीज का उदाहरण है भाई, तो प्रकाश तरंग वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पर चलते हम भाई 24वां। और यार तैयारी आप लोगों की किस तरीके की चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हाँ, हम लोग आ गए फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, ठीक है, कैसा होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। ई बराबर एम सी स्क्वायर प्रतिपादित किया था, किसने किया था, आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है ये। ई बराबर ऊर्जा, एम बराबर क्या है, द्रव्यमान, और सी बराबर क्या है, प्रकाश का वेग, ठीक है। तो प्रकाश के वेग की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और हाँ, ये अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं होती है ना, उसमें 2.99 ऐसी कुछ होती है, 2.99 × 10⁸ होती है, ऐसे करके होती है, ठीक है, जब डीपली पढ़ेंगे, लेकिन डीपली नहीं, हमको 3 × 10⁸ ही मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26वां, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम के नाभिक को किससे बदला जा सकता है, प्लूटोनियम में, ठीक है। फ्यूज़ के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज़ के पदार्थ का होना चाहिए तो निम्न गलनांक होना चाहिए। अगर कोई फ्यूज़ हमने लगाया सर्किट बोर्ड में, ठीक है, तो वो निम्न गलनांक का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, अगर धारा ज़्यादा एम्पियर की जाएगी, ठीक है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है तो वो जल्दी से जल्दी पिघलना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा का क्षय कम होता है 29वां ऑप्शन, ऊर्जा का क्षय कम होता है दीप्त धारा में, ठीक है, डीसी में, ठीक है, ऊर्जा कम खर्च मतलब नुकसान कम होता है, ठीक है, हानि।
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर किस अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, किस पर? अन्योन्य प्रेरण गुणांक के। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो आधारित है, तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त किस में यूज होता है? मतलब जो घर में हम लाइट यूज करते हैं वो समांतर क्रम में करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो सबसे ज़्यादा किससे होती है? विकिरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप। न्यूनतम संभव ताप होता है, कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कम होती। ठीक है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम होती। ठीक है, 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है। ठीक है भाई, 35 का बी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, तो आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए या जल से वायु में जाए। तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है किसमें? कांच से वायु में जाए। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई, निम्न में किसका अपवर्तनांक? अब ये सेट 12 है। ठीक है, जो बुक में। ठीक है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? सो सर्वाधिक अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी रंग का होता है, लेकिन बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है, देखो, निम्न में से किस वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो किसकी होती है? अभी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, एक सेकंड। निम्न में किस वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? परावैंगनी की, या अवरक्त की, या एक्स किरणों की, या वाई किरणों की? है। हाँ, तो क्या होती है? निम्न में किस वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो एक्स किरणों की। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की भाई? रोमर ने। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, या कुछ नहीं होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या फिर वायु से कांच में। तो इसका ऑप्शन हीरे से कांच में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश को वैद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है? सौर सेल ही बदलेगा ना भाई। ठीक है, क्योंकि डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये डायनामो और वैद्युत मोटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। ठीक है, और वैद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, लेकिन इसने क्या पूछा? प्रकाश ऊर्जा को, मतलब सूर्य की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो सौर सेल ही करेगा ना भाई। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में अभी जस्ट बताया कि डायनामो चेंज करता है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? क्वेश्चन पूछ लिया भाई, कितना होता है? 1.10⁷ केल्विन। ठीक है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जब हमको पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ये चीज़ें पढ़कर जाइएगा। तो कितना होता है? 2 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के केंद्र का मास, ठीक है, सॉरी मास नहीं, प्रेशर पूछा है, दाब पूछा है।
परमाणु रिएक्टर आधारित है। देखो ये क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है, परमाणु रिएक्टर आधारित है तो किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यार वीडियो तो अच्छी लग रही होगी ना, क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये इस बुक से भाई, मेरे इस बुक से नरोरा में भी क्वेश्चंस आए हैं और आप लोगों का नरोरा में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। परमाणु बम आधारित है तो परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संयंत्र पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या सभी पर। तो परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, और 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आ गया भाई क्वेश्चन, देखो अगला ही क्वेश्चन आ गया ना। हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पर आधारित है भाई? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, लेकिन नाभिकीय विखंडन में भी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, चतुर्थ संयोजी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंडरसन ने, जे थॉमसन ने किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ठीक है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है किसके होता है भाई? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या कोई नहीं। तो किस पर निर्भर करती है? वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पदार्थ पर प्रतिरोधकता। ठीक है, 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा किस चीज के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, या 4.2 जूल, या फिर 1 हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, तो 19 का वी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 3.6 इंटू 3 जूल। ठीक है, 10⁻³ जूल, 3600 जूल होता है ये। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में? तो किसकी चाल? विमान की। ठीक है, मैक संख्या को यूज करते हैं हम विमान के लिए। ठीक है गाइस, एक कार बैटरी में प्रयुक्त तो वैद्युत अपघट्य होता है, एक कार बैटरी में तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 कार की बैटरी में वैद्युत अपघट्य। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि अगर हम अपनी आँख के पास में कोई भी चीज़ देखते हैं, कितनी भी पास ले गए आए तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं उसको साफ क्लियरली। ठीक है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया भाई? हाइगेंस ने, हाइगेंस वर्ग की प्रकाश, ठीक है, तरंग सिद्धांत है हाइगेंस। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? क्या? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का होता है? लाल रंग का। ठीक है यार, वीडियो को लाइक करो गाइस और चलते हैं, क्या देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा पानी के ऊपर तेल की परत का जमना है यार, चमना लिखा हुआ पानी के ऊपर तेल की परत का चमना नहीं है भाई, और जमना भी नहीं है, यह है चमकना। तो चमकना किसका कारण है गाइस? व्यतिकरण का कारण है। किसका? व्यतिकरण का। टाइपिंग मिस्टेक है बुक में। ठीक है, धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 में। 27 में वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। ठीक है, पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की, यानी प्रेशर की। P बराबर F अपॉन
क्या होता है F/A, ठीक है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का मात्रक, और पास्कल भी होता है, ठीक है। P बराबर F/A, ये दाब का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी भाई? कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, ठीक है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो कैसे पहुंचती है? बी ऑप्शन, विकिरण द्वारा पहुंचती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान ताप को बनाए रखना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि इस्पात में होता है, मतलब ठोस में सबसे ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल, ठीक है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया, तो सर्वाधिक किस में होता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठोस में होता है। 34 का भी ए ऑप्शन और 35 का भी ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का जो असर है, ठीक है। तो भाई वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, अब हम चलते हैं। बाकी जो भी क्वेरीज आप लोगों की हो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में मैंने जल्दी जल्दी में कुछ बोल दिया हो तो आप लोग कमेंट में वो बता सकते हैं, ओके। मैं उस पर गौर करूँगा आगे से, ओके। थैंक यू सो मच।